हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, तो इन ऑप्शन में हमने ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, क्या वो रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, या फिर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए, बात करेंगे हम सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी की ओर। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ठीक है, स्टार्टिंग दिनों में जब शुरुआत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे दे वर नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको ऐड नहीं किया गया था किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जिस तरह से फंडामेंटल राइट उसको ऐड किया गया था, ठीक है, जिस तरह से बाकी चीज़ों को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस तरह से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनको ऐड नहीं किया गया था किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जब उनको एहसास हुआ कि जो ये ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमें इन्हें लाजमी लाजमी इनकॉपरेट करना चाहिए किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसको इनकॉपरेट किया गया था किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनको इनकॉपरेट किया गया था अंडर 42, अंडर नहीं, किसके तहत हम कह सकते हैं, इसको इनकॉपरेट किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनको ऐड किया गया था किस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किस अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, तो इसके बावजूद सवाल यहाँ पे बनते हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, जो टोटल नंबर है फंडामेंटल ड्यूटीज का वो है 11। ठीक है, लेकिन जब पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉपरेट किया गया था किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दैट वायर 10। ठीक है, सबसे पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉपरेट किया गया था, लेकिन जब 11th को इनकॉपरेट किया गया था उसको किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, यानी ये जो एक्ट था, सॉरी एक्ट नहीं, यानी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी इसको इनकॉपरेट किया गया था इस अमेंडमेंट के तहत, यानी 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ओके, यानी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है इसको इनकॉपरेट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके तहत, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ओके, तो ये, और इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया था, तो इसको बारो किया गया था यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, लेकिन और एक सवाल जो यहाँ पे बनता है वो बनता है कि किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। सो जो कमेटी थी दैट वाज स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या था, स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था कि इससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉपरेट करें। ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ पे बात बनती है कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी को जब इनकॉपरेट किया गया था तो वो कौन सी ड्यूटी थी। ठीक है, लेकिन जो ये फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी, इसमें क्या कहा गया था कि जो एज 6 से लेके 14 एज ग्रुप है, ठीक है, यानी जो एज ग्रुप है 18 6 से लेके 14 तक, इसमें जो भी बच्चे लाई करते हैं इनके पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है, इनके पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करे। ओके, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉपरेट किया गया था तो इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव यही था कि टू प्रमोट पेट्रोटिज्म एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। ओके, सो
अब जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। इस तरह से जो दूसरी है वो है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी एक तरह की फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट मोनोमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये जो ऑप्शन है इट इज़ नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी। एंड द लास्ट वन इज टू प्रोटेक्ट एंड improve the natural environment, okay, it is also a fundamental duty. So option number C is the correct answer for this question. To protect the monuments and place of national importance is not a fundamental duty, okay। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिट कैन बी यूज्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो रिट होते हैं तो कहाँ पे इशू होते हैं, ठीक है। यानी जो देखिए सबसे पहले हमने पता होना चाहिए कि जो रिट है ये हम किस चीज़ को कहते हैं। रिट एक तरह का रिटर्न आर्डर होता है, ठीक है, जो कि कौन इशू करता है, ये करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ओके। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो रिट्स होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं। जो रिट्स होते हैं ये 5 टाइप मतलब 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो पहली रिट होती है वो होती है मैंडामस, ओके। क्या होती है? मैंडामस। दूसरी होती है हैबस कॉर्पस। ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कौन कि टाइप्स ऑफ रिट्स, ओके। यानी जो टाइप्स ऑफ रिट्स है वो 5 है, ठीक है। पहली है मैंडामस, दूसरी है हैबस कॉर्पस, तीसरी जो है वो है सेरिटेरियो, ओके। चौथी है यानी फोर्थ इज कोयो वारंटो, ओके। एंड द लास्ट वन इज प्रोहिबिशन, ओके। क्या है? प्रोहिबिशन। अब हमने ये जानना है कि जो ये रिट्स होते हैं इनका मकसद क्या होता है। देखिए जब भी किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान किसी भी जगह पे जाता है और उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट किया जाता है तो वो अपनी रिट को दर्ज कर सकता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ जॉब, ओके। मान के चलो कि कोई पर्सन किसी जगह पे जॉब कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उन्होंने पास किया है, लेकिन उसको लगता है कि मैं इस जॉब के लिए कैपेबल हूँ और जो मैंने मार्क्स अचीव किए हैं तो आई एम ऑलरेडी कैपेबल फॉर द जॉब, क्योंकि मैं इस जॉब के लिए कैपेबल हूँ, क्योंकि मैंने जो मतलब जो फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं इस जॉब के लिए कैपेबल हूँ। लेकिन किसी बंदे ने पैसे दिए या किसी बंदे ने कुछ और सिफारिश की जिसकी वजह से जो जॉब है उसको मिला, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पे बात हुई कि एक बंदे के साथ इनजस्टिस हुई है, यानी उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बात क्या बनती है कि जो ये पर्सन है ये अपनी रिट दर्ज कर सकता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, ठीक है। और उसके बाद जो हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या उस ऑर्डर या उस जॉब के ऊपर स्टे ऑर्डर इशू करता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी आर्टिकल 32 के अंदर इसको एम्पावर किया जाता है कि वो इससे मतलब इस पर्सन के रिगार्डिंग जब भी इसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाएगा तो वो इसके जो इसका मसला हो, ठीक है, उसको उसके ऊपर रिट इशू करे, ओके। तो इसी तरह जो हाई कोर्ट है उसको आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग एम्पावर किया जाता है कि वो रिट को इशू करे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, यहाँ पे हमने बताना है कि रिट कैन बी इशूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो वहाँ मतलब कौन इशू करते हैं, ठीक है, रिट को कौन इशू करते हैं? क्या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स करते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, या बोथ बी एंड सी? मैंने पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी जो रिट होती है उसको इशू करते हैं और हाई कोर्ट जो है उसको भी वो भी रिट को इशू करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन मतलब कौन होता है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि जो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट वेरी कंट्री। फॉर एग्जांपल बात करेंगे हम इंडिया की, तो इंडिया में प्लानिंग कमीशन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ के जो चेयर पर्सन हो गए या हम कह सकते हैं कि जो चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, तो दैट इज पीएम मोदी, ओके। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया।
इसके बाद अगर हम बात करेंगे 2014 में जो प्लानिंग कमीशन को नाम चेंज किया गया था, वो किया था किसने? नरेंद्र मोदी ने। तो क्या रखा था? दैट वाज नीति आयोग। ओके, किस साल में? 2014 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये बताना है कि हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में किससे पहला लॉ ऑफिसर माना जाता है? ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। तो अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की, किसकी? प्रेसिडेंट की। तो जो प्रेसिडेंट होता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, जो प्राइम मिनिस्टर होता है इसे हम कहते हैं हेड ऑफ कैबिनेट। ओके, तो जो चीफ जस्टिस होता है वो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। इसी तरह जो अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। कैसे कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ओके, किसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अब हमने ये बताना है कि विच आर्टिकल डील्स विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दैट इज आर्टिकल 76। okay, article 76 of the Indian constitution defines that attorney general of India is the first law officer of India. okay, तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया का, या हम कह सकते हैं कि हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो दैट इज के वेणुगोपाल एंड ही इज द 15th, और वी कैन से करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, के वेणुगोपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे यहाँ पे, इन इंडिया रेसिड्यूरी पावर्स और विद द। ठीक है, तो इंडिया में जो रेसिड्यूरी पावर्स होते हैं किसे दिए जाते हैं? क्या स्टेट को दिए जाते हैं, सेंटर को, बोथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखिए सबसे पहले हमने पता होना है कि चाहे कि जो रेसिड्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी पावर को और हम कहते हैं रिजर्व्ड पावर। क्या कहते हैं हम? रिजर्व्ड पावर, या हम जिसे कहते हैं रेसिडुअल पावर्स। ओके, ये जो पावर्स होते हैं ये सेंटर को दिए जाते हैं। किसी को दिए जाते हैं? सेंटर को, कि ताकि वो किसी भी एस्पेक्ट या किसी भी मैटर पे लॉ बनाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उसे कोई लॉ बनाना होता है तो वो कौन बनाता है? दैट इज सेंटर। आप सबको पता है कि जब भी कोई लॉ पास होता है तो वो कहाँ से पास होता है? वो सेंटर से पास होता है। तो जो रेसिड्यूरी पावर्स होते हैं वो सेंटर को मतलब एलोकेट किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सेंटर को दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो किसी भी मैटर पे, क्या, किसी भी मैटर पे लॉ बना सके जो लीगल मैटर हो। इलीगल मैटर नहीं हम कह सकते यहाँ पे, इलीगल मैटर नहीं बल्कि लीगल मैटर पे वो लॉ बना सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, हु अपॉइंट इज द प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, उससे कौन अपॉइंट करता है? क्या उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? क्या उससे वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? लोकसभा या फिर राज्यसभा? देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है उससे अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। कौन करता है इसे अपॉइंट? प्रेसिडेंट। तो करंट जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, सो दैट इज नरेंद्र मोदी। तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे तो ही इज रामनाथ कोविंद। ओके, रामनाथ कोविंद इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है? उन्हें को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब और एक क्वेश्चन एक और क्वेश्चन यहां पे बनता है, दैट इज विच आर्टिकल डील्स विद द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, यानी कि आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, उसे कौन अपॉइंट करता है? उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 75। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पे, क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि आर्टिकल कौन सा है जो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। ठीक है, क्या आर्टिकल 36, आर्टिकल 17, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 52? ओके, देखिए जो आर्टिकल 36 है ये डील करता है किसे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट
पॉलिसी। ओके, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसके साथ ही डील करता है। लेकिन अब जो यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने कहाँ से बारो किए है। देखिए, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने बारो किए हैं आयरलैंड से, जिसे हम कहते हैं इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको बारो किया है। ओके, सो आर्टिकल 36 डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस तरह से अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 32 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हम कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसने कहा था इसे? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे मैं कहता हूं क्या? हार्ट एंड सोल। ओके, हार्ट एंड सोल। तो वजह क्या थी? आप सबको पता होगा कि जो ये आर्टिकल 32 है इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, यानी कि एक पर्सन क्या अगर मतलब हर किसी जगह पे क्या मतलब हर किसी जगह पे वो घूम सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी वो जहाँ पे जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, जो भी बोलना चाहता है वो बोल सकता है। तो आर्टिकल 32 को इसीलिए कहा गया है कि यानी आर्टिकल 32 को क्या कहा गया था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 52 की यहाँ पे बात करूँ, आर्टिकल 52 डील्स विद द प्रेसिडेंट। ओके, यानी इट डिफाइंस दैट president is the first person or we can say first citizen of India. So option number B, article 17 deals with untouchability and it is the correct answer for this question. Okay, next question is question number 8, the judges of the supreme court are appointed by। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें कौन अपॉइंट करता है? क्या इन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, क्या इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, क्या इन्हें वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो बात करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इन्हें भी कौन अपॉइंट करता है? इन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के तहत इनको अपॉइंट कौन करता है? दैट इज प्रेसिडेंट। जो चीफ जस्टिस होते हैं इसको भी कौन अपॉइंट करता है? दैट इज प्रेसिडेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच आर्टिकल डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, question number 10 and the last question of this session, that is which article gives special status to the state of Jammu and Kashmir. Okay, so that was article 307, but after the abrogation of article 370 now Kashmir, state of Kashmir becomes union territory of J&K. Okay, तो इसको कब बनाया गया था? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।